हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज है संडे और आज का दिन आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको VHU BSc नर्सिंग में जो बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2013 से लेकर 2020 तक, वो सभी क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए। जो BHU की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी के जितने भी एग्जाम्स के नाम हमने यहाँ पर लिखे हुए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जब मैंने 2013 से 2020 तक के सभी क्वेश्चन बायोलॉजी के देखे, तो कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले जो इन एग्जाम में भी बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सभी लोग वीडियो को अच्छे से देख कर जाएं और प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चले। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएंगे। आने वाले जो एग्जाम है उन सभी में शायद आपको कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम इसी क्लास से देखने को भी मिल सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यदि आपको प्रत्येक संडे इसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज आज की वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज हम आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोग इतना शेयर करो, कि इतना लाइक करो कि 100+ लाइक आज की वीडियो में शाम तक हो जाए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे स्टूडेंट्स हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। 100+ लाइक यदि आज हो जाते हैं तो नेक्स्ट संडे आपको इसी प्रकार की वीडियो फिर मिलेगी। और हम आपको 2013 से 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछे गए सभी क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स हमसे न्यू जुड़ रहे हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। और साथ ही साथ आप लोग ये भी चेक करते रहे कि आप कितने क्वेश्चन राइट कर पा रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी है इस टाइम, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने आपको सुबह की क्लास में सॉल्व भी कराए हुए हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है वो BHU 2015 में पूछा गया है। BHU BSc नर्सिंग 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस प्रकार का क्वेश्चन हमने आपको सुबह की क्लास में कराया भी है। सुबह की जो हमारी सुबह नाश्ते की क्लास चलती है, सुबह का नाश्ता जो हम आपको सुबह क्लास कराते हैं उसमें हमने ये क्वेश्चन आपको कराया भी है, इसी प्रकार का क्वेश्चन। तो आप लोग सुबह की क्लास जरूर देखा करो, बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्गीकरण विज्ञान में क्लास निम्न में से किन के बीच आता है। वर्गीकरण विज्ञान में देखा जाए क्लास जो यानी क्लास का मतलब है जो हमारा वर्ग निम्न में से किन के बीच में आता है, ये आपको बताना होगा। ऑर्डर और फैमिली के बीच में, ऑर्डर तथा जीनस के बीच में, किंगडम तथा फाइलम के बीच में, डिवीजन तथा ऑर्डर के बीच में। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। और यदि आपने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा होगा पिछले टाइम तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी पता चल गया होगा, ठीक है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, डिवीजन तथा ऑर्डर। वर्गीकरण विज्ञान में क्लास, क्लास का मतलब है आपका वर्ग। क्लास को हिंदी में कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। वर्ग निम्न में से किन के बीच में आता है। अभी हम आपको शायरी भी दिखाएंगे और आपको उस शायरी को अच्छे से याद करना है, क्योंकि वो शायरी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी भी गई है। और ये BHU 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो ये जो क्लास है वो आपके डिवीजन तथा ऑर्डर के बीच में आता है। डिवीजन तथा ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है गढ़, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? गढ़। और ये जो डिवीजन शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? डिवीजन या फाइलम एक ही बात होती है। डिवीजन कह लो चाहे फाइलम कह लो, फाइलम का मतलब संघ। लेकिन डिवीजन जो शब्द है ये पौधों के लिए प्रयोग किया जाता है। डिवीजन जो शब्द है वो पौधों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि फाइलम जो शब्द होता है वो आपका जंतुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जो फाइलम शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जंतुओं के लिए। जबकि डिवीजन शब्द की बात की जाए, यदि आपको डिवीजन शब्द कहीं पर मिल जाए तो ये पौधों के लिए प्रयोग किया जाता है। पौधों के समूहों के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है वर्गीकी में, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो साइड है वो आप अच्छे से याद कर लें। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो उस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
वर्गीकी की क्रमबद्धता आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है आगे। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर हम बता देते हैं, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाए। ये जो क्रम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वो बढ़ता हुआ क्रम है। कैसा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम है। आपसे बढ़ते हुए क्रम में पूछी जा सकती है, घटते हुए क्रम में पूछी जा सकती है। तो ये हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है क्रम। सबसे पहले आपका जाति यानी स्पीसीज, फिर उसके बाद वंश, फिर कुल, कुल के यानी फैमिली, उसके बाद आपका गण, गण के बाद आपका वर्ग, वर्ग के बाद आपका संघ यानी फाइलम, फाइलम या डिवीजन। अभी हमने आपको बताया था फाइलम जो शब्द है वो जंतुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जंतुओं के समूह के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि डिवीजन जो शब्द है ये पौधों के लिए प्रयोग किया जाता है, पौधों के समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वर्ग यानी क्लास को किनके बीच रखा गया? तो देखो आपको ऑर्डर, ऑर्डर और डिवीजन के बीच में रखा गया है। ऑर्डर और डिवीजन के बीच में किसे रखा गया? क्लास को रखा गया है। तो देखो राइट आंसर उसका क्या था? ऑप्शन नंबर जो डी था वो उस क्वेश्चन का राइट आंसर था। उसके बाद संघ के बाद क्या आता है? जगत यानी किंगडम, उसके बाद डोमेन, और डोमेन से फिर क्या है? लाइफ। तो ये आपका क्रम है और इस क्रम को आपको अच्छे से याद करना है। सबसे पहले स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन, फिर उसके बाद किंगडम, फिर उसके बाद डोमेन, डोमेन के बाद फिर आपका लाइफ। ये बढ़ता हुआ क्रम है। कैसा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम। आपसे घटते हुए क्रम में पूछा जा सकता है, तो आप इस चीज को अच्छे से याद कर लें, अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लें। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि क्लास को किसके बीच रखा गया? क्लास को ऑर्डर तथा डिवीजन के बीच रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी था वो राइट आंसर था, डिवीजन तथा ऑर्डर के बीच, डिवीजन तथा ऑर्डर के बीच क्लास को रखा गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सभी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा है। ये बीएचयू 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीएचयू बीएससी नर्सिंग 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आधुनिक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा क्या है? तो देखो सबसे पहले आपको सेंट्रल डोगमा के संबंध में कुछ बातें पता होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको यहाँ पर हम मिलेंगे जिनके साथ साथ हम आपको और भी क्वेश्चन बताएंगे जो क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे। उन क्वेश्चन के साथ साथ कुछ क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा में बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, प्लीज वीडियो को पूरा देख कर जाए। इन क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में मिलेंगे देखने को पक्का ही। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को देखकर ही जाए आप लोग। आधुनिक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल डोगमा होता क्या है। सेंट्रल डोगमा एक प्रकार की प्रोसेस है। पहली बात, यदि आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल डोगमा क्या है, तो एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें डीएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। यदि आपसे पूछा जाए सेंट्रल डोगमा क्या है, परिभाषित कीजिए इसे, तो आप बता सकते हो डीएनए से प्रोटीन का बनना। डीएनए से प्रोटीन का बनना ही क्या कहलाता है? सेंट्रल डोगमा कहलाता है। डीएनए से प्रोटीन का बनना ही क्या कहलाता है? सेंट्रल डोगमा कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेंट्रल डोगमा के बारे में किसने बताया हुआ था। सेंट्रल डोगमा के बारे में किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया, ये प्रोसेस है किन वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी? तो वैज्ञानिक का नाम है क्रिक। एक क्रिक नाम के वैज्ञानिक, जो आपने वॉटसन ने क्रिक नाम सुना होगा, जिन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल दिया, उन्हीं में एक नाम है क्रिक। क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने सेंट्रल डोगमा ये प्रक्रिया बताई हुई थी। इस प्रक्रिया के बारे में किसने बताया था? तो क्रिक नामक वैज्ञानिक ने बताया हुआ था। कब बताया था? तो 1957 ईस्वी में बताया था। आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रल डोगमा के बारे में किसने बताया था, तो आप बता सकते हो क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने बताया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से इससे संबंधित पूछा जा सकता है, तो सभी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए इससे संबंधित। ठीक है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है हम आपको सभी बताएंगे अभी यहीं पर। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि सेंट्रल डोगमा में होता क्या है। तो सेंट्रल डोगमा में क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से आपके प्रोटीन का निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? यदि आपसे पूछा जाए
कि डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपसे आगे पूछा भी जा सकता है। डीएनए से आरएनए जो बनता है जब, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। यदि आरएनए से डीएनए बन रहा है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। यदि आरएनए से डीएनए बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यदि डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो उसे क्या कहेंगे, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखें। तो आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा, आरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण होगा तो उसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है और इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। और आरएनए से डीएनए का बनना, आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन हमने बताए सभी पेन नोटबुक पे नोट डाउन होने चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर होगा। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का बनना ही सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। इसके बारे में किसने बताया था, तो क्रिक नाम के वैज्ञानिक के द्वारा बताई गई थी इस क्रिया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिल्वर फिश एक है। VHU 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने सुबह की क्लास में आपको कराया भी है। जिन्होंने हमारी सुबह की क्लास देखी होगी, सभी क्लास जो देखते हैं उनको पता भी होगा कि ये क्वेश्चन हमने आपको सुबह की क्लास में कराया भी है बहुत ही डिटेल से। देखते हैं, सिल्वर फिश एक है, एनिलिडा है, मोलिस्का है, अर्थोपोडा है, यहाँ पर अर्थोपोडा लिख लेना, और की प्रोटिस्टा है। तो याद रखें हमेशा के लिए, सिल्वर फिश जो होती है वो एक प्रकार की मछली नहीं है। ये एक प्रकार की मछली नहीं है, यानी इसे असत्य मछली कहा जाता है। पहली बात तो इसे किस संघ में रखा गया है, तो इसे अर्थोपोडा संघ में रखा गया है। किस संघ में रखा गया, अर्थोपोडा संघ में इसे रखा गया। तो सिल्वर फिश एक प्रकार का अर्थोपोडा का जीव है, अर्थोपोडा में इसे जगह दी गई है। अब बात करते हैं कि इसी के साथ साथ आपको कुछ फिश हैं जो असत्य फिश हैं, जिनको कहा जाता है यानी कि मछली नहीं है लेकिन उनके पीछे फिश लगा है, तो आपको ये लग रहा होगा ये फिश मछली है रियल की, तो ये रियल मछली नहीं होती है। कुछ मछलियां हैं जैसे कि आपको स्टार फिश याद करनी है। स्टार फिश को किस संघ में रखा गया है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपसे आगे पूछा जा सकता है। जब सिल्वर फिश पूछी गई है तो आगे आपको स्टार फिश भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये। तो स्टार फिश को किस संघ में रखा गया है, तो इसे इकाइनोडर्मेटा में रखा गया है। किस में रखा गया, इकाइनोडर्मेटा संघ में इसे रखा गया है। स्टार फिश को किस में रखा गया, इकाइनोडर्मेटा में। अब बात करते हैं इसी के साथ साथ जो आपकी स्टार फिश की बात हो गई, डॉग फिश को किस में रखा गया है, डॉग फिश एक होती है डॉग फिश। डॉग फिश को किस संघ में रखा गया, तो डॉग फिश को आपको कॉर्डेटा में रखा गया है। किस में रखा गया, संघ कॉर्डेटा में इसे रखा है, जिसमें मनुष्य को रखा गया है। मनुष्य है वो किस संघ का प्राणी है, तो वो आपका कॉर्डेटा में आता है। जितने भी स्तनधारी हैं वो सभी किस में आते हैं, संघ कॉर्डेटा में आते हैं। ठीक है, एक की और बात कर लेते हैं, सिल्वर फिश हो गई, आपकी स्टार फिश हो गई, डॉग फिश हो गई। एक और आपकी आती है जेली फिश। जेली फिश को किस में रखा गया है, तो जेली फिश को आपका जो रखा गया है वो किस में रखा गया है, तो इसे संघ सीलिंट्रेटा में रखा गया। किस में रखा गया, संघ सीलिंट्रेटा में रखा गया। अब आपसे कोई भी फिश पूछी जाए आप सॉल्व करके आ सकते हो। यदि आपने ये सभी अच्छे से याद कर ली अभी, तो आप कोई भी क्वेश्चन अब इनमें से पूछा जाए आप सॉल्व करके आओगे 100%। सिल्वर फिश को किस में रखा गया, तो अर्थोपोडा संघ में इसे रखा गया है। जेली फिश को किस में रखा गया, तो सीलिंट्रेटा में रखा गया। स्टार फिश को किस में रखा गया, तो इकाइनोडर्मेटा में रखा गया। डॉग फिश को किस में रखा गया, तो कॉर्डेटा में, जबकि सिल्वर फिश को अर्थोपोडा में। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ साथ हम आपको चार क्वेश्चन, चारों ऑप्शन सॉल्व कराएंगे। जितने भी ऑप्शन यहाँ पर चार लिखे हुए चारों सॉल्व कराएंगे, चारों के उदाहरण आपको बताएंगे
और चारों ही आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि अभी आपसे सूरजमुखी का पूछा गया, आगे आपसे किसी का भी पूछा जा सकता है इनमें से। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, सूरजमुखी का पुष्प क्रम है, सूरजमुखी का पुष्प क्रम क्या है? ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्पाइक है, स्पेडिक्स है, कोरम्ब है, या कैपिचुलम है? तो देखो अच्छे से याद कर लेना कि जो सूरजमुखी का जो पुष्प क्रम होता है वो क्या होता है, तो वो आपका कैपिचुलम होता है। क्या होता है? ये इंग्लिश में आपको इस प्रकार से लिखा मिलेगा, इंग्लिश में आपको इस प्रकार से लिखा मिलेगा, कैपिचुलम, TULUM, CAPITULUM, कैपिचुलम इसका पुष्प क्रम होता है। सूरजमुखी का जो पुष्प क्रम है, पुष्प का लगने का जो क्रम है वो किस प्रकार का है, तो वो उसे कहा जाता है कैपिचुलम। ठीक है, कैपिचुलम उसे कहा जाता है। अब बात करते हैं कि स्पाइक किसका है, तो स्पाइक जो आपका है, स्पाइक किसका पुष्पक्रम है, तो ये आपका गेहूं का होता है। गेहूं का यदि आपसे पुष्पक्रम पूछा जाए तो वो आपका स्पाइक होता है। गेहूं का पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है, तो वो आपका उसे स्पाइक कहा जाता है। बात करते हैं स्पेडिक्स किसका होता है, तो स्पेडिक्स जो आपका है वो किसका है, तो ये केला का होता है। किसका होता है? केला। केला का जो पुष्प क्रम होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे स्पेडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेडिक्स कहा जाता है। बात करते हैं कोरम्ब की। कोरम्ब किसका होता है, तो ये आपका फूल गोभी का होता है। किसका होता है? जो आपकी फूल गोभी होता है उसका पुष्प क्रम जो होता है वो कैसा होता है? कोरम्ब प्रकार का होता है। ठीक है, तो आपको चारों को पता चल गया। देखो ये जो कैपिचुलम है और किसका होता है, इसके साथ साथ सूरजमुखी के साथ साथ यदि आपसे पूछा जाए तो ये आपका गेंदा का भी होता है। गेंदा और सूरजमुखी दोनों एक प्रकार के पुष्प हैं और दोनों का जो पुष्प क्रम है वो कैपिचुलम प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? कैपिचुलम प्रकार का होता है। स्पाइक की बात की जाए तो गेहूं बताओगे आप, स्पेडिक्स की बात की जाए तो केला बताओगे, और यदि कोरम्ब की बात की जाए तो फूल गोभी बताओगे, और यदि सूरजमुखी की बात की जाए तो कैपिचुलम बताओगे। ठीक है, तो आपको चारों से अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे और कुछ समझ में भी आ रहे होंगे। या समझ में आए तो प्लीज आज की वीडियो को आप लोग बहुत ज्यादा शेयर करना, इतनी ज्यादा शेयर करना कि हमारा दिल खुश हो जाए और हम आपके लिए नेक्स्ट संडे जरूर वीडियो लेकर आए। और आज की वीडियो में जो हमने आपसे शुरुआत में बोला है कि इसमें 100+ आज शाम तक लाइक होने चाहिए। देखते हैं आप लोग कितना हमें सपोर्ट करते हो, कितना अपना प्यार सभी लोग दिखाते हो। आज की वीडियो में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत मेहनत पड़ती है वीडियो को बनाने में। क्वेश्चन पहले हमने टाइप किए, फिर उनको ढूंढा सभी को, तब हम आपके लिए लेकर आई हूँ अब। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि धान का फल क्या है? धान का फल क्या है? कैपिसुला है, कैरियोप्सिस है, एकीन है, या नट है? ये भी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो बात करते हैं कि जो धान का फल है वो किस प्रकार का होता है। धान का जो फल है आपका वो किस प्रकार का होता है, तो ये आपका, तो देखिएगा धान का जो फल है वो किस प्रकार का फल है, तो वो कैरियोप्सिस प्रकार का फल है। किसका प्रकार का? कैरियोप्सिस फल का प्रकार है उसका। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। धान के साथ साथ आपका जो गेहूं होता है उसका भी यदि फल का प्रकार पूछा जाए किस प्रकार का फल है, तो वो भी आपका कैरियोप्सिस फल ही प्रकार उसका भी है। कैरियोप्सिस फल प्रकार उसका भी है, और आपका धान यानी जो चावल होता है उसका भी यही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि नट किस किस फल का प्रकार होता है, नट किसका है, तो ये आपका काजू का होता है। किसका होता है? काजू जो होता है उसका फल प्रकार पूछा जाए आपसे तो वो आपका नट प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? नट प्रकार का होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। धान के साथ साथ आपको गेहूं को भी याद कर लेना है। ठीक है, अभी आपसे धान पूछा गया तो शायद आगे एग्जाम में आपसे गेहूं का पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो फल के प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। सीपी नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया, सीपी नेट 2018 में पूछा गया था, 17 में भी पूछा गया था, और आगे भी पूछा जा सकता है। तो फल वाला जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। हम आगे कराएंगे, पीछे से अभी हम करा रहे हैं, प्रोटेस्टा हमारा चल रहा है, यानी कि जो जीव जगत का वर्गीकरण है वो चैप्टर हम आपको फिनिश करा के
फिर आगे का चैप्टर फिनिश कराएंगे, साथ ही साथ हम आपको ये भी चैप्टर कराएंगे, ठीक है। तो लगातार हमारे साथ आप लोग बने रहें, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा यहाँ से और बहुत ही हेल्प मिलेगी यदि आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नारियल का खाया जाने वाला भाग क्या होता है। देखो ये 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फल से ये संबंधित। नारियल का खाया जाने वाला भाग क्या होता है, फल के प्रकार और उसका खाया जाने वाला भाग, ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते क्वेश्चन, ठीक है। जैसे नारियल है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। नारियल का खाया जाने वाला भाग क्या होता है, तो देखो नारियल में क्या खाया जाता है, वाह फल वित्ती, भ्रूणपोष और बीज, मध्य फल वित्ती या अंतः फल वित्ती। तो आप अच्छे से याद रखें, जो नारियल होता है, कोकोनट होता है, उसमें क्या खाया जाता है, तो उसमें आपका भ्रूणपोष और बीज खाया जाता है। भ्रूणपोष और बीज एक खाने योग्य भाग है इसका। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए किस फल का प्रकार है ये नारियल, कोकोनट, तो ये जो आपका होता है वो अष्टल फल या ड्रूप फल का उदाहरण है। अष्टल फल या ड्रूप फल का उदाहरण है। ड्रूप फल को हम अष्टल फल भी हिंदी में कहते हैं, और आप हिंदी इंग्लिश दोनों ही याद रखें, क्योंकि दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि नारियल किस फल का प्रकार है, तो ये ड्रूप फल या अष्टल फल का उदाहरण है। नारियल के साथ साथ आपको सुपारी भी याद करना है। सुपारी भी जो होता है वो भी आपका ड्रूप फल का उदाहरण है। सुपारी जो होता है, आपने सुपारी सुना होगा नाम, सुपारी भी आपका ये ड्रूप फल या अष्टल फल का उदाहरण है। तो इसे भी आप लोग अच्छे से याद कर ले। भ्रूणपोष को इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहा जाता है। भ्रूणपोष को इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहा जाता है। तो आप एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष दोनों ही शब्द याद रखें। तो नारियल में क्या खाया जाता है, तो नारियल में भ्रूणपोष और या बीज को खाया जाता है। और ये किस फल का उदाहरण है, तो ये ड्रूप फल या अष्टल फल का उदाहरण है। इसके साथ साथ सुपारी भी आपका इसी का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नारियल में क्या खाया जाता है, तो नारियल में भ्रूणपोष और बीज खाने योग्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। योग्यतम की उत्तरजीविता, डार्विन द्वारा दिए गए इस कथन का अर्थ क्या है। योग्यतम की उत्तरजीविता का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ आपको बताना है। सभी प्रजातियों में से सबसे प्रबलतम जीवित रहता है, ऐसा कहना है इसका। सभी प्रजातियों में सबसे बुद्धिमान प्रजाति जीवित रहती है, तो ये तो बात बिल्कुल ही गलत है। फर्स्ट भी ऑप्शन आपका गलत है। सभी प्रजातियों में से सबसे प्रबलतम, जो प्रबल होगा क्या वही जीवित रहेगा, ऐसा डार्विन ने कहा था, तो नहीं, ऐसा नहीं कहा था उन्होंने। सभी प्रजातियों में से सबसे चतुर जीवित रहता है, तो ये भी बात नहीं सही है। प्रजातियों में से बदलाव के लिए सबसे अनुकूल जीवित रहता है, वही प्रजाति जीवित रहेगी जो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेगी, अनुकूलित कर लेगी, वही प्रजाति आपकी जीवित रहेगी, ऐसा डार्विन ने कहा था। तो योग्यतम की उत्तर जी, जो योग्य है वही जीवित होगा रहेगा इस प्रकृति में, से सभी मर जाएंगे। जो अपने आप को उस वातावरण के प्रति ढाल लेगा वही जीवित रहेंगे, से सभी मर जाएंगे, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा कहा था डार्विन नाम के वैज्ञानिक ने। किसने कहा था, डार्विन नाम के वैज्ञानिक ने ऐसा कहा था। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। योग्यतम की उत्तरजीविता का अर्थ होता है प्रजातियों में से बदलाव के लिए, बदलाव यदि उसमें हो रहे हैं तो सबसे अनुकूल ये जीवित रहेगा, जो अनुकूलित अपने आप को ढालेगा उस वातावरण की प्रति, वही अनुकूलित रहेगा, वही जीवित रहेगा, से सभी की मृत्यु हो जाएगी। तो ये किससे संबंधित है, तो ये योग्यतम की उत्तरजीविता से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि योग्यतम की उत्तरजीविता ये शब्द किसने दिया था, तो ये शब्द आपका डार्विन से संबंधित है। और यदि पूछा जाए प्राकृतिक बात से कौन संबंधित है, प्रकृति के बारे में किसने बताया था, तो ये भी आपका डार्विन ने ही बताया। प्राकृतिक बात सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी आपका किसने दिया, डार्विन नाम के वैज्ञानिक ने दिया हुआ था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति पूछी जाए, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो सिद्धांत है वो लेमार्क के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, लेमार्क के द्वारा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, अच्छे से याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ये टॉपिक हम आपको नेक्स्ट कराने ही वाले हैं जल्दी, जो आपका संघ से संबंधित है। ये साइकोन, नाल प्रणाली, स्टाल मछली, रेडियल समरूपता, रेडियल सेमेट्री जिसे कहते हैं,
एस्केरिस ज्वाला सेल, झींगा हीमोसेल। तो देखो झींगा जो आपका होता है ये संघ अर्थोपोडा का सदस्य है, और संघ अर्थोपोडा में जो उनकी देह गुहा होती है वो रुधिर गुहा से कहा जाता है। उनकी जो देह गुहा होती है उसे हीमोसिल कहा जाता है, ये बात सही है। उनकी जो देह गुहा होती है वो किस प्रकार की होती है, रुधिर की बनी होती है, तो उसे हीमोसिल ही कहा जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं स्टार मछली। तो स्टार मछली जो होती है, स्टार फिश जो होती है, वो उसमें जो सिमेट्री होती है वो रेडियल ही होती है। कैसी होती है, रेडियल ही होती है। तो ये भी बात सही है। इसमें आपसे पूछा गया नहीं है, नहीं आपको बहुत अच्छी से देखना है, नहीं है तो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो। साइकोन नाल प्रणाली इसमें पाई जाती है। साइकोन जो आपका ये संघ पोरीफेरा का सदस्य है। तो इसमें जो नाल प्रणाली है किस प्रकार की प्रणाली होती है, नाल प्रणाली इसमें पाई जाती है। केनाल सिस्टम इसमें पाया जाता है। तो ये भी बात सही है। अब बात करते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये गलत है। एस्केरिस जो होता है उसमें ज्वाला सेल नहीं पाई जाती है। ज्वाला सेल किसमें पाई जाती है, बात करते हैं तो जो आपकी फ्लेम सेल, इनको फ्लेम सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लेम सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके संघ प्लेटी हेलमिंथीज के जंतुओं में पाया जाता है। संघ प्लेटी हेलमिंथीज के जितने भी जंतु हैं उन सभी में ज्वाला सेल पाई जाती है, जबकि एस्केरिस जो आपका है ये एस्के हेलमिंथीज का सदस्य है। फाइलम एस्के हेलमिंथीज जो आपका है उसका सदस्य है, तो उसमें तो ज्वाला सेल का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ज्वाला सेल जो आपकी होती है वो किसमें होती है, संघ प्लेटी हेलमिंथीज के जंतुओं में पाई जाती है। और प्लेटी हेलमिंथीज के जंतुओं की बात कर ली जाए यदि कौन कौन से जंतु उसमें आते हैं, तो सबसे इंपोर्टेंट जो उदाहरण आपका है जो प्लेन एरिया, प्लेन एरिया जो आपका है वो किस में आता है, तो संघ प्लेटी हेलमिंथीज में आता है। और उसके साथ साथ आपका एक जंतु और है जो आपको पता होना चाहिए, वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथीज, और प्लेटी हेलमिंथीज के साथ प्लेटी हेलमिंथीज में आपका जो जंतु आता है वो आपका क्या आता है, प्लेन एरिया। क्या आता है, प्लेन एरिया। और आपका एक आता है इकृतकृमि। इकृतकृमि जो होता है वो भी आपका संघ प्लेटी हेलमिंथीज का जंतु है। और एक आपका आता है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम नाम का एक जंतु है। ये भी आपका पूछा जाता है कि टीनिया सोलियम नाम का ये जो जीव है ये किस संघ में आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपका संघ प्लेटी हेलमिंथीज में ही आता है। तो प्लेटी हेलमिंथीज में कौन कौन से जंतु आते हैं, टीनिया सोलियम, और उसके साथ साथ प्लेनेरिया और इकृतकृमि। इकृतकृमि ये सभी आपके किस में आते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज में आते हैं। और इन सभी में जो कोशिका होती है, जो उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है, ज्वाला सेल होती है। ज्वाला सेल एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। ज्वाला सेल क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। इसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत है। एस्केरिस में ज्वाला सेल नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि एस्केरिस है वो एस्के हेलमिंथीज का सदस्य है, तो इसमें ज्वाला सेल नहीं पाई जाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी के जितने भी वो सभी मेल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पौधों की जड़ों द्वारा लिए जाने वाला एकमात्र अवशोषण योग्य जल है। पौधों की जड़ों द्वारा लिए जाने वाला एकमात्र अवशोषण योग्य जल क्या होता है, गुरुत्वीय जल, केशिका जल, कृष्टीय जल या आर्द्रता जल। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो केशिका जल होता है। कैसा होता है, केशिका जल, केशिका के द्वारा खींचा हुआ जल होता है। तो पौधों की जड़ों द्वारा लिए जाने वाला एकमात्र अवशोषण योग्य जल कौन सा है, तो वो आपका केशिका जल होता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। और जल किन ऊतकों के द्वारा ऊपर पहुंचाया जाता है, तो जाइलम ऊतक के द्वारा पहुंचाया जाता है पत्तियों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल उत्पत्ति को कहते हैं। बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, पार्थेनोकार्पी, पाथेनोकाफी या फ्रूटिंग या बीजीय। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पता होगा ये क्वेश्चन, और हमने कई बार शायद सॉल्व भी कराया हुआ आपको। बिना निषेचन के फल उत्पत्ति को पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिना निषेचन के फल उत्पत्ति को क्या कहा जाता है, पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। यदि आपसे यही पूछा जाए पार्थोजेनेसिस क्या होता है, तो जब कोई बिना जनन के शुक्राणु के द्वारा किसी संतति का विकास होना, वृद्धि एवं विकास, किसी जीव का विकास होना, तो उसे कहा जाता है पार्थोजेनेसिस, यानी अनसेक जनन। और इसे हिंदी में कहा जाता है अनसेक फलन। आपसे पूछा जा सकता है अनसेक फलन क्या होता है,
तो बिना निषेचन के फल की उत्पत्ति होना अनिषेक फलन कहलाता है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। बिना निषेचन के फल उत्पत्ति को क्या कहा जाता है? अनिषेक फलन कहा जाता है। उसे कहा जाता है अनिषेक जनन, और इंग्लिश में उसे कहा जाता है पार्थोजेनेसिस। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पार्थोजेनेसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लाइसोसोम बनता है, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लाइसोसोम किसके द्वारा बनता है? लाइसोसोम की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, लीगोब्लास्ट या गोल्गी काय के द्वारा। तो आप बहुत ही अच्छी से तरीके से याद कर लें। लाइसोसोम से प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछा गया, बीएचयू के हर साल एक ना एक क्वेश्चन लाइसोसोम से पूछा ही गया। लाइसोसोम से प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछा ही गया, तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। और हमने पढ़ाया भी है सेल बायोलॉजी, हमने आपको पूरी कंप्लीट भी कराई। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख लें सेल बायोलॉजी की। कम से कम 13-14 वीडियो है, सभी इंपोर्टेंट है, आप लोग सभी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो बात करते हैं लाइसोसोम बनता है। लाइसोसोम किसके द्वारा बनता है? तो ये आपका गोल्गी काय के द्वारा बनता है। लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो आपका गोल्गी काय के द्वारा होता है, जिसे गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसे सुसाइडल बैग के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो की थी वो डी डुवे नाम के वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1955 ईस्वी में डी डुवे नाम के वैज्ञानिक के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी, जो एक प्रकार का कोशिकांग है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तुलसी का पुष्प क्रम होता है। तुलसी का पुष्प क्रम क्या होता है? देखो 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अभी हमने आपको सूरजमुखी का बताया, आपको शायद याद हो सूरजमुखी का क्या होता है। सूरजमुखी का बताया, गेहूं का बताया मैंने, अभी पीछे हम 4-5 आपको बता चुके, सभी इंपोर्टेंट थे। फूल गोभी का बताया, केला का बताया, सूरजमुखी का आपका क्या होता था? कैपिचुलम। और आपका गेहूं का क्या होता था? स्पाइक। गेहूं का क्या था? स्पाइक। केला का क्या था? स्पेडिक्स। और फूल गोभी का क्या था? कोरम्ब। तो ये आपको 4-5 वो याद होने चाहिए, साथ ही साथ आपको तुलसी का भी याद होना चाहिए। तुलसी का जो पुष्प क्रम होता है वो किस प्रकार का होता है? तो वो आपका कूट चक्रक होता है। कैसा होता है? वर्टिसेलेस्टर होता है, कूट चक्रक जिसे कहा जाता है। और ये पुष्प क्रम आपसे पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से याद कर लेना। तुलसी का पुष्प क्रम क्या होता है? कूट चक्रक होता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्पेडिक्स किसका था? स्पेडिक्स अभी हमने आपको बताया था, ये आपका केला का था। किसका था? केला का। ठीक है, तो तुलसी का भी आपको पता चल गया। ये 2014 में पूछा गया था, वो 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निमाटोसिस्ट पाए जाते हैं। निमाटोसिस्ट किस में पाए जाते हैं? तो देखो निमाटोसिस्ट का मतलब होता है दंश कोशिका। इसका मतलब क्या होता है? दंश कोशिका। अब बात करते हैं दंश कोशिकाएं किस में संघ में पाई जाती है। तो दंश कोशिकाएं जो आपकी होती है वो संघ सीलिंट्रेटा में पाई जाती है। सीलिंट्रेटा को हम निडेरिया भी कहते हैं। इनमें पाए जाने वाले जो भी सदस्य, इनके अंतर्गत जो भी सदस्य आते हैं, जीव आते हैं, उनमें क्या पाई जाती है? दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिनको हम निमाटोसिस्ट कहा जाता है इंग्लिश में। और ये किस संघ में पाई जाती है? तो संघ सीलिंट्रेटा में पाई जाती है, जिसे हम निडेरिया भी कहते हैं। निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो संघ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और संघ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपको संघ वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है और प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सीलिंट्रेटा। सीलिंट्रेटा में आपकी निमेटोसिस्ट या दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगार अगार निम्नलिखित में से प्राप्त किया जाता है। अगार अगार जो सवाल है वो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? सारगासम से, नोस्टॉक से, जेलिडियम से, या इनमें से कोई नहीं? तो अगार अगार का जो सवाल है वो आपका जेलिडियम से प्राप्त किया जाता है। एक इसके साथ साथ और है, उसे भी याद कर लें, ग्रेसेलेरिया। ग्रेसेलेरिया यही शायद नाम है, थोड़ा गलत हो सकता है, नहीं तो यही है
ग्रेसेलेरिया, ग्रेसेलेरिया प्लस जेलेडियम नाम के जो शैवाल हैं उनसे आपका अगार अगार शैवाल प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप ये अच्छे से याद कर लें कि अगार अगार निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो आपका जेलेडियम और ग्रेसेलेरिया से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा और टेपिटम से संबंधित जो भी पॉइंट हो वो भी आप लोग डिटेल से बताओगे। ठीक है, टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित या त्रिगुणित। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा और यदि आप लोग नहीं बताओगे अभी तो हम नेक्स्ट संडे हम आपको बताएंगे आके। नेक्स्ट संडे जब हम वीडियो इसी प्रकार की लेकर आएंगे 2013 से 2020 तक के क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे आप सभी, तो नेक्स्ट संडे हम आपको इसका आंसर जरूर बताएंगे आके। ठीक है, पहले आप लोगों को बताना होगा और टेपिटम से संबंधित जो भी पॉइंट होंगे सभी आपको बताने होंगे। तो इसमें किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछली साल का। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, काइनेज, हाइड्रोलेजिस या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ट्रांसफेरेजिस या डिहाइड्रोजिनेस। अच्छे से याद कर लें आप लोग, लाइसोसोम में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या हाइड्रोजेनेलेजिस। हाइड्रोलेजिस या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है वो आपका लाइसोसोम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसे जल अपघटनीय एंजाइम भी कहते हैं। इसे हिंदी में जल अपघटनीय एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों नाम अच्छे से याद कर लेना। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो आपका हाइड्रोलेजिस या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या जल अपघटनीय एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज के क्वेश्चंस यहीं पर हमने कंप्लीट किए। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा सभी लोग कमेंट करके बताएं। कमेंट करके हमें जरूर बताया करो। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो भी आप पूछा करो हमसे, और जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा उसका आंसर आप लोग जरूर बताएगा। जो आंसर राइट और सबसे अच्छा आंसर देगा उनके नाम हम नेक्स्ट संडे लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में आप लोग 100+ लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना अपना प्यार दिखाते हो। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो लगातार हमारी मिलती रहे। और फिजिक्स की वीडियो सुबह हमने डाली थी, उसे आप लोग जरूर देखें। जिस प्रकार के क्वेश्चन सर ने कराए आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके मात्रक एवं मापन से पूछे जाते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। टॉप 20 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कराए हुए आज की सुबह की क्लास में। तो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा उस क्लास को सपोर्ट करें, जिससे आपको फिजिक्स की क्लासें भी लगातार मिलती रहे हमारे चैनल पर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।